नमस्कार दोस्तों, शर्मा बायोलॉजी हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कक्षा 12 का वंशागति का आणविक सिद्धांत भाग 3। इससे पहले हम आपको कक्षा 12 का भाग 2 तक बताया है, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, और उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है कि नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले क्या हर्षे तथा चेज ने अपने प्रयोग को सन 1952 ईस्वी में प्रयोग किया और बताया। इससे पहले लोग जानते थे कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है या प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। आज आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है हर्षे तथा चेज के अनुसार। हर्षे तथा चेज के प्रयोगों को पढ़ने के बाद आपको सार्वभौमिक रूप से सत्य हो जाएगा कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। आइए देखते हैं। हर्षे एंड चेज ने अपने प्रयोगों में जीवाणु भोजी को लिया और ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया। उन्होंने जीवाणु भोजी को परस्पर क्या किया, दो चरणों में दो माध्यमों में ग्रो करवाया। एक माध्यम में उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने फास्फोरस में रेडियोधर्मी फास्फोरस और सल्फर के माध्यम में जीवाणु भोजी को ग्रो करवाया और देखा कि जिन जीवाणु भोजी को उन्होंने सल्फर में ग्रो करवाया था उनमें परस्पर डीएनए पाया गया लेकिन प्रोटीन नहीं पाया गया। और जिन जीवाणु भोजी को उन्होंने सल्फर में ग्रो करवाया था उनमें देखा गया कि उसमें परस्पर प्रोटीन पाया जाता था लेकिन डीएनए नहीं। देखिए, इसमें लिखा है कि कुछ जीवाणु भोजी को रेडियोधर्मी फास्फोरस और कुछ जीवाणु भोजी को सल्फर के माध्यम में ग्रो करवाया और पाया कि जिन जीवाणु भोजी को फास्फोरस P32 में ग्रो करवाया था उसमें परस्पर डीएनए पाया गया लेकिन प्रोटीन नहीं पाया गया, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है और प्रोटीन नहीं होता है। जिन जीवाणु भोजी में रेडियोधर्मी सल्फर पाया जाता है या उनमें जब ग्रो करवाया था तो उसमें देखा गया कि उनमें प्रोटीन पाया गया लेकिन डीएनए नहीं पाया गया, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है, डीएनए नहीं। अब देखिए, सबसे पहले बात ये आती है कि इन सब चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद एक चीज़ और समझ में आती है कि मैंने यहाँ शॉर्ट ट्रिक में लिख दिया है कि देखिए, डीएनए में जो होता है वो सल्फर नहीं पाया जाता है लेकिन डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है। हमने यहाँ रखा है कि प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है लेकिन फास्फोरस नहीं पाया जाता है। इन सब चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है कि हर्षे तथा चेज ने जब जीवाणु भोजी को दो माध्यमों में ग्रो करवाया था तो एक माध्यम क्या था, उन्होंने फास्फोरस में ग्रो करवाया और एक माध्यम सल्फर में ग्रो करवाया। तो उनमें ग्रो करवाने के बाद परिणाम ये निकला कि जिनको फास्फोरस में ग्रो करवाया था उनमें डीएनए पाया गया और जिनमें परस्पर सल्फर में ग्रो करवाया था उसमें परस्पर प्रोटीन पाया गया। दो चीज। अब इस प्रयोग में आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से ये प्रयोग परस्पर सफल हुआ। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने बताया है कि उन्होंने जीवाणु भोजी को जब लिया था तो दो माध्यमों में ग्रो करवाया था, एक सल्फर 35 में और एक फास्फोरस 32 में। एक सल्फर के माध्यम में ग्रो करवाया था और एक फास्फोरस के माध्यम में ग्रो करवाया था। जब परस्पर जीवाणु भोजी को बैक्टीरियोफेज के संपर्क में लाया जाता है तो जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वैसे ही ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो संक्रमित हो जाता है। जैसे ही बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी ई कोलाई बैक्टीरिया के संपर्क में आता है वैसे ही ई कोलाई बैक्टीरिया संक्रमित हो जाता है। संक्रमित होने के बाद दूसरे चरण में क्या होता है कि जीवाणु भोजी द्वारा जो प्रोटीन्स के खोल होते हैं वो परस्पर इसके अंदर ये खोल जो होता है ये कट करके इसके अंदर इंटर कर जाता है और इंटर करने की क्रिया को ही हम अनावरण कहते हैं। दूसरी बात, जब ये अनावरण यहाँ हो जाता है तो हम देखते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया और जीवाणु भोजी को अलग अलग तरीके से अध्ययन करने पर इसे हम अपकेंद्रण कहते हैं। लास्ट में देखते हैं कि ये परस्पर प्रोटीन में पाया गया था सल्फर 35 और देखा गया कि इसके संतान में परस्पर सल्फर 35 नहीं दिखा, अर्थात इसका फाइनल रिजल्ट आता है कि इसमें प्रोटीन नहीं पाया गया। इसलिए हम कह देंगे कि परस्पर प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। दूसरे में क्या होता है, हमने देखा कि उन्होंने क्या किया था, अगले माध्यम में एक जीवाणु भोजी को लिया था जिन्हें परस्पर फास्फोरस 32 में ग्रो करवाया था जिनमें डीएनए पाया गया। जब उन्हें परस्पर ई कोलाई बैक्टीरिया के संपर्क में लाया गया तो जैसे ही ये ई कोलाई बैक्टीरिया के संपर्क में आए तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया को परस्पर संक्रमित कर दिए और संक्रमित करने के बाद इनके जो प्रोटीन्स के खोल थे वो कट कर करके या फिर टूट कर करके ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंटर कर गए। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंटर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनावरण कहते हैं। जैसे ही ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर
प्रोटीन्स के खोल आते हैं, जेनेटिक्स मटेरियल जैसे ही अंदर आता है, हम जानते हैं इनको अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इस क्रिया में हम कहते हैं कि इनके लास्ट संतान में परस्पर पाया गया कि फास्फोरस 35 पाया गया। फास्फोरस 35 पाए जाने के कारण हम कह सकते हैं कि डीएनए ही, क्योंकि फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस में ये क्या होता है कि डीएनए, उन्होंने दो माध्यमों में ग्रो करवाया था कि एक में जब फास्फोरस ग्रो करवाया था तो उसमें पाया गया कि उसमें डीएनए पाया जाता है लेकिन प्रोटीन्स नहीं। जब ये फास्फोरस 32 इसके संतान में आया, अर्थात इसके संतान में डीएनए आया, तब यहीं पर सार्वभौमिक यानी पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। देखिए फिर से आपको बता दे रहे हैं, हर्शे एंड चेज ने 1952 ईस्वी में अपना प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद क्या किया, कुछ जीवाणु भोजी को लिया और रेडियोधर्मिक माध्यम में उनको ग्रो करवाया। कुछ को फास्फोरस में तथा कुछ को सल्फर में ग्रो करवाने के उपरांत एक परिणाम निकला कि जिनको फास्फोरस में ग्रो करवाया था उनमें डीएनए पाया गया, जिनको सल्फर में ग्रो करवाया था उनमें परस्पर प्रोटीन पाया गया। दो चीज, जैसे ये प्रोटीन पाया गया तो उसमें देखा गया कि डीएनए में परस्पर सल्फर नहीं पाया जाता है परंतु फास्फोरस पाया जाता है, प्रोटीन में परस्पर सल्फर पाया जाता है परंतु फास्फोरस नहीं पाया जाता है। जब इन जीवाणु भोजी को परस्पर इस प्रोसेस में लाते हैं, जैसे ही जीवाणु भोजी इकोलाई बैक्टीरिया के संपर्क में आता है, इसका जो इसके जनक में परस्पर सल्फर 35 नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका जो फास्फोरस होता है इसके संतान में या इसके पुत्र में पाया जाता है, तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। थैंक यू।